कैमरा अपग्रेड करना है। आदि होगी। अब मैं पहले वहां जाता था, वहां जाता तो क्या था, गया तो उसके बाद जाने का समय नहीं था। ऋषिकेश उधर, और अब समय नहीं, अब पर अब सोच रहा हूँ दोबारा समय निकालूंगा। वहाँ वो करना पड़ता है, पैदल ट्रैक करना पड़ता है। वैष्णो मंदिर, वैष्णो मंदिर चढ़ाएंगे उसमें बहुत फर्क है भाई। वो मतलब ये देख ले। जी वेरी गुड इवनिंग, एक मिनट। गुड इवनिंग जी, हर हर महादेव। एक मिनट, हाँ एक मिनट बस, एक बार मेरे को बस कंफर्म कर देना, ऑडियो या वीडियो में कोई भी दिक्कत, स्क्रीन हैंग तो नहीं कर रहा कुछ ऐसा, कोई भी प्रॉब्लम, तो दैट अपने क्लास क्लियर है। गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग। क्लियर है। हाँ जी, क्लियर है। ठीक है, ठीक है। अभी अपने क्लास शुरू करते हैं। एक दो चीजें मैं आपको बता दूं, क्योंकि देखो अब धीरे धीरे लगभग, अब मतलब वही मान लो मेजर लॉज की अगर बात करें तो संविधान, अगर ना करते हुए अपने बात करें तो 15 फरवरी तक, 20 फरवरी तक अपने खत्म कर चुके होंगे। ठीक है, तो एक मेजर लॉ हो गया, फिर आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, और 15-20 फरवरी तक लगभग, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा पर आधा आपका मुस्लिम लॉ भी खत्म हो चुका होगा। तो कहीं ना कहीं आने वाले फरवरी और मार्च, ये 2 महीनों के अंदर अंदर, अगर हम वेटेज के हिसाब से, नंबर ऑफ सब्जेक्ट के हिसाब से बोले तो हो सकता है नंबर कम होंगे, पर अगर अपने सब्जेक्ट के हिसाब से चलें कि भाई वेटेज के हिसाब से, या फिर अगर भाई कितना पढ़ना है, तो आपकी लगभग चीज़ें कवर हो चुकी होंगी। आपका सीपीसी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला हो चुका होगा तब तक, और फेब मार्च में तो खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो चुका होगा, संविधान के बाद अपने बीएनएसएस चालू करेंगे तो वहां से वो स्टार्ट हो चुका होगा। तो आप मान के चलना कि फरवरी के बाद जो आपको पढ़ना होगा, पार्टनरशिप आपका हो चुका है, सोगा आपका हो चुका है, फरवरी के बाद आपको संविधान पढ़ना होगा, आपको सीपीसी पढ़ना होगा, आपको मान के चलना मुस्लिम लॉ पढ़ना होगा। तो अब आप लोग वेट मत करिए कि भाई पढ़ लेंगे, अभी 2-4 दिन और आराम कर लेते हैं, अब आप लोग वेट मत करिए। अगर ये 2026 वाला एग्जाम देना है तो सीरियस हो जाइए। आप में से वो सभी स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास आओ, आप में से वो सभी स्टूडेंट जिनका ये है कि सर हम ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, ऑफलाइन के लिए आना चाहते हैं, तो अगर आप आना चाहते हो तो आप आओ। आपको जैसा आप कर रहे हो क्लासेस वैसे करनी है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप जो भी करना चाहते हो आप उसके लिए अब सीरियस हो जाओ। क्योंकि 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद इतना मटेरियल इकट्ठा हो चुका होगा। एक तो आपको, क्योंकि तब तक ये भी एक हवा सी बनने लग जाएगी, एग्जाम आने वाला है, एग्जाम आने वाला है, और दूसरा आपके पास सब्जेक्ट इतने इकट्ठे हो जाएंगे कि आपको तब दिक्कत हो सकती है। तो अब आप अभी से ही एक शेड्यूल बना के पढ़ना चालू कर दो। जैसे अब अपने मान लो कल को संडे, कल अपना संडे का टेस्ट है सोगा का 1 से 30, तो कोशिश करो पढ़ने की, टेस्ट दो। अगले संडे को अपने फिर सोगा का टेस्ट रखेंगे। भाई आने वाले 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में कम से कम सोगा को तो अपने खत्म करें। तो आप लोग बस साथ साथ पढ़ते जाओ। फिर अपने ऐसे ही पार्टनरशिप का टेस्ट रख देंगे, ऐसे ही इसके बीच में अपने संविधान घुसा देंगे। और या तो आप टेस्ट के हिसाब से पढ़ लो, या फिर आप खुद से अपना शेड्यूल बना के पढ़ लो, पर आप लोग सीरियस होकर पढ़ना चालू करो। जजमेंट राइटिंग की क्लासेस है, आप जजमेंट राइटिंग की क्लासेस अगर साथ साथ कर रहे हो तो थोड़ा सा सीरियस होकर करो, क्योंकि जजमेंट राइटिंग के अंदर प्रैक्टिस मांगता है, टाइम चाहिए। शुरुआत में तो खासकर टाइम चाहिए। जैसे अब अपने कल जजमेंट राइटिंग का क्वेश्चन खत्म कर लिया, हमने ये देख लिया कि भाई लगभग ऐसा ऐसा होता है, ये होता है, और ये जो भी कहानी है, स्ट्रेटेजी है। अब मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, उसको प्रैक्टिस में लाना, उसके उसको लिखने के ऊपर कमांड बनाना, वो आपको करना पड़ेगा, और उसका एक ही तरीका है, बार बार लिखना पड़ेगा आपको। आपके पास वो क्वेश्चन लिखा होगा, आप अपने हिसाब से उसको एक बार पढ़ोगे आंसर को, फिर उसको समझोगे कि अच्छा ऐसे लिखना है, फिर लिखने की कोशिश करोगे। हो सकता है एक आधा पैरा लिखा जाए, अगले में फिर फंस जाओ, फिर वहां से देखो, ऐसे कर करके आपको सीखना पड़ेगा।
ये आपको करना पड़ेगा और मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं। हाँ ठीक है, ये हो सकता है कि भाई आप थोड़ा सा स्मार्टली चल सकते हो कि पढ़ते जा रहे हो तो जैसे मान लो भाई अपने ये बात कर लेते हैं, भाई ये आपको नोट सिंपल करके दे दिए, आप ये नोट्स पढ़ लो, आप ये कर लो, ये ठीक है थोड़ा बहुत हो सकता है। बट अपने ये बोले कि भाई कोई जादू होगा कि जब एग्जाम नोटिफाई होगा हम तभी पढ़ेंगे और तभी एग्जाम क्लियर कर लेंगे, नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। तो इस चीज को लेकर थोड़ा आप लोग सीरियस होइए और पढ़ना चालू करिए। संडे टू संडे आपके अब टेस्ट हुआ ही करेंगे, जैसे भाई संडे अब जो कल है वो सोगा का टेस्ट अपलोड होगा आपका 1 से 30 का, प्रॉपर सोगा का, ओनली सोगा का 1 से 30 का टेस्ट होगा। फिर मंडे को ही मतलब संडे को या फिर मंडे को ही मैं आपका अगले संडे का टेस्ट बता दूंगा आपको। तो आपको पूरे हफ्ते का टेस्ट अगले दिन आपको संडे का टेस्ट आपको संडे को या फिर मंडे को पहले ही बता दिया जाएगा। चाहे तो आप टेस्ट के हिसाब से पढ़ना चालू कर दो, चाहे आप अगर अपने हिसाब से पढ़ना चाहते हो तो वो चालू कर दो। अपने हिसाब से पढ़ रहे हो, आपको किसी भी सब्जेक्ट का टेस्ट देना है तो वो आपके पास अवेलेबल है। आप में से वो लोग जिन्होंने एनरोल नहीं कर रखा, कोई बात नहीं, मुझे बता देना, अगर मेरे पास अवेलेबल हो पाएगा तो मैं आपको वैसे ही टेस्ट अवेलेबल करवा दूंगा। बट जिन लोगों ने कोर्स में एनरोल कर रखा है, आपके पास सारे टेस्ट पहले से ही अपलोडेड है। आप कोई भी सब्जेक्ट खुद से कर रहे हो वो वहां पर अवेलेबल है। आपको कुछ नहीं करना, आरजे 2025 नाम से फोल्डर है, बैच है, उसके अंदर जाएंगे, एक एक चीज वहां पर अवेलेबल है, क्योंकि जो पुराने बैच का है वो कंटेंट भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब अपने क्लास शुरू करते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, पार्टनरशिप वाला, सॉरी। अच्छा मैंने देखी नहीं, मैं देख लूंगा ना, देख के बता दूंगा आपको। मैंने फोटोज देखी नहीं, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है 3 बजे की क्लास के बाद ये होता है भाई 3 बजे की क्लास के बाद लंच करते हैं, लंच करने के बाद फिर ये होता है भाई जब शाम वाली क्लास का तो कुछ ऐसा नहीं होता। लंच करने के बाद ये होता है कि भाई जो आपके नोट्स बनाने हैं, जो नहीं, ये जो जितनी भी चीजें, नोट्स बनाना, टेस्ट को देखना, मेंस वाले बच्चों का, फिर वो करते हैं ना, तो फिर यही सोचते हैं कि ये जितनी भी चीजें हैं ना, जैसे वाली क्लास होगी उसके बाद फिर बैठ के देखते हैं भाई क्या है कैसा है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे इस समय मैसेज भी कर रहे होते हैं ना, जैसे मान लो किसी ने 11 बजे 12 बजे ये सब, तो हो सकता है कोई एक आधे का रिप्लाई हो जाए तो हो जाए, ज्यादातर का रिप्लाई भी नहीं हो पाता। तो मैं ज्यादातर यही करता हूँ कि शाम की क्लास के बाद ही देखता हूँ ना, तो फिर मैं देख के बताता हूँ। ओके चलिए अब अपनी क्लास शुरू करते हैं। कल अपने ट्रांसफर और विड्रॉल का टॉपिक पढ़ रहे थे। कौन सा सेक्शन है जो जनरल ट्रांसफर की बात करता है, या फिर कौन से सेक्शन बताता है कि अगर केस 2 कोर्ट में फाइल हो सकता है और उसमें से एक कोर्ट में फाइल हुआ है तो आप ट्रांसफर की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। 22 सेक्शन 22 ट्रांसफर का राइट किसको देता है, प्लेंटिफ को, डिफेंडेंट को, या दोनों को? डिफेंडेंट को। ठीक है, प्रतिवादी। अगर डिफेंडेंट एप्लीकेशन डालता है तो क्या कोर्ट बाउंड है कि ट्रांसफर करेगी ही करेगी? ठीक है। डिफेंडेंट एप्लीकेशन कब डाल सकता है ट्रांसफर की? अर्लीस्ट। ठीक है, अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी एंड बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। ठीक है। अगर जो कोर्ट है वो दो अलग अलग हाई कोर्ट के अंडर आती है, तो फिर आप कौन सी हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डालोगे? जिस कोर्ट के अंडर मामला चल रहा है। ठीक है। कौन सा सेक्शन है जो हाई कोर्ट को पावर देता है केस को ट्रांसफर करने की? 24। सेक्शन 24 किस किस को पावर देता है, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को? ठीक है, दो लोगों को ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट। सेक्शन 24 क्या सिर्फ ट्रांसफर की पावर देता है? ट्रांसफर और विड्रॉ दोनों। ठीक है। सेक्शन 24 सिर्फ केस को लगता है या किसी भी तरह की प्रक्रिया को लगता है? सभी प्रक्रिया को लगता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई क्या सेक्शन 24 के अंदर ये एप्लीकेशन, इंटरिम एप्लीकेशन ऑर्डर 39 के अंदर टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए, मान लो ऐसे ही बोल रहा हूँ कि भाई उसने एप्लीकेशन डाली कि साहब उसको रोका जाए, वो मेरे घर में ना आए, या मैं सिंपल सी बात बोलूं कि कोई एप्लीकेशन फाइल हुई है, क्या आवेदन को भी ट्रांसफर किया जा सकता है सेक्शन 24 में?
विड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, अगर कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है, जिस कोर्ट में केस फाइल हुआ है ना, उसके पास पावर है, वो उस केस को डिसाइड कर सकती है, तब भी क्या केस ट्रांसफर या विड्रॉ हो सकता है? हो सकता है। ठीक है, चलिए ठीक है, गुड। अब आ जाइए, एक सेक्शन है 25 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की पावर टू ट्रांसफर, ये मेरे को याद तो नहीं है कि कौन से पेपर में, मतलब कौन से ईयर में आया था, पर यही लगभग जो राजस्थान जुडिशरी के पिछले 3-4 जो भी पेपर हुए उन्हीं में से किसी एक में क्वेश्चन पूछा गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन था कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है केस को ट्रांसफर कर सकती है, अगर कर सकती है तो क्या पावर है। हाँ जी, 21 मेंस में आया था। ठीक है साहब, 21 मेंस में आया था। ठीक है, मेरे को याद नहीं है यहाँ पर, मेरे को इतना याद है कि आया तो था किसी पेपर में। ये जो सेक्शन 25 है जो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है, पहली बात तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट खुद से नहीं ट्रांसफर कर सकती। हाई कोर्ट और वहां हमने क्या पढ़ा था, खुद से भी कर सकते हो, एप्लीकेशन को भी। सेक्शन, हालांकि आप बोल सकते हो कि सर सुप्रीम कोर्ट तो ऐसा करती है, सर हम सीपीसी की बात कर रहे हैं, हम संविधान की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट की पावर की बात नहीं कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट की पावर एज पर कौन सा सेक्शन? हाँ जी, हाँ, सेक्शन 25 के अनुसार जो है हम बात कर रहे हैं। तो हम सिर्फ इसी के अनुसार बात करें, तो जब हम लिख सेक्शन 25 तो उसी के हिसाब से बात करेंगे कि भैया सुप्रीम कोर्ट ये ट्रांसफर कब कर सकती है, अगर एप्लीकेशन, आवेदन आता है। किसका आवेदन साहब? पार्टी का। केस की जो पार्टी है, अगर वो ये एप्लीकेशन डालती है कि साहब केस को ट्रांसफर करो। कौन सा केस? सिविल सूट। सिविल सूट। अब बात आती है कहां से कहां ट्रांसफर हो सकता है। सर इनके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में, एक सिविल कोर्ट से दूसरी सिविल कोर्ट। मतलब कि हाई कोर्ट तो राज्य बदल गया, एक सिविल कोर्ट जो एक स्टेट में है तो दूसरी सिविल कोर्ट जो दूसरे स्टेट में, ये तभी काम करते हैं, छोटा काम नहीं करती सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऐसे नहीं आती कि एक काम करो, गंगानगर से उठा के मानगढ़ में केस करो। सुप्रीम कोर्ट कहती है ये हमारा लेवल नहीं है, या आप हाई कोर्ट चले जाओ, वो कर देगी। सुप्रीम कोर्ट तब आती है जब क्या करना है, जयपुर से उठा के मामले को लेकर जाना है बॉम्बे, तब वो आती है। या फिर हाई कोर्ट ही बदलना है, राजस्थान हाई कोर्ट से मामले को लेकर जाना है बॉम्बे हाई कोर्ट, ये सिर्फ तभी इन्वॉल्व होती है। अब ध्यान देना, सेक्शन 25 जो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ट्रांसफर कर सकती है, तो ये कहता है भी पार्टी की अगर एप्लीकेशन होती है तो सुप्रीम कोर्ट जो है ट्रांसफर कर सकती है। उसके बाद कहां से कहां? हाई कोर्ट से हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट से सिविल कोर्ट। अब यहां भी सीधी सी बात, भैया क्या क्या चीजें, वहां हमने सेक्शन 24 में क्या पढ़ा था, क्या क्या ट्रांसफर हो सकता है? सेक्शन 24 में, सेक्शन 24 में हमने क्या कहा था? कुछ भी, कुछ भी, सेम चीज यहाँ है, कुछ भी। सूट, अपील, प्रोसीडिंग। अब आगे बात, क्या कोई ग्राउंड है? सर वैसे कोई ग्राउंड नहीं है, बस लिख दिया जाता है न्याय की दृष्टि से, न्याय के लिए जो भी करने की जरूरत है, ये ग्राउंड बना। अभी तक बात करते हैं, दोबारा ध्यान देना कि सेक्शन 25 जैसे सेक्शन 24 सुप्रीम को, सॉरी आपका हाई कोर्ट को पावर ट्रांसफर पावर देता है। माइक व्यू म्यूट कर लीजिए प्लीज। जैसे सेक्शन 24 हाई कोर्ट को पावर देता है ट्रांसफर और विड्रॉल की, सेक्शन 25 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है विड्रॉ की नहीं देता, ये ध्यान रखना, ट्रांसफर की पावर देता है। अब ध्यान देना, ट्रांसफर के अंदर यहाँ क्या है साहब, साहब ट्रांसफर तो कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद के पास तो मामला लाती नहीं है। एक हाई कोर्ट से दूसरा हाई कोर्ट, एक राज्य की सिविल कोर्ट से दूसरे राज्य के सिविल कोर्ट, पार्टी की एप्लीकेशन, केस की जो पार्टी है उसकी एप्लीकेशन। फिर उसके बाद क्या क्या ट्रांसफर हो सकता है? कुछ भी, कोई भी सूट, कोई भी अपील, कोई भी प्रोसीडिंग। क्या कोई ग्राउंड्स है? सर ग्राउंड कुछ नहीं है, सीधा लिखा हुआ है न्याय की दृष्टि से जो लगे वो ये कर सकते हैं। अभी तक कोई भी डाउट? कुछ भी? हाँ जी, अभी तक कोई भी डाउट? जी साहब, कोई भी डाउट? हाँ जी बिल्कुल बोल देता हूँ। सेक्शन 25 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो केस को ट्रांसफर कर सकते हैं। केस मतलब जो अपने कल पढ़ा ना, कुछ भी, सूट, अपील, प्रोसीडिंग, एप्लीकेशन, सब कुछ।
तो 24 के अंदर तो पावर ट्रांसफर और विड्रॉल की दोनों की थी, यहाँ पर सिर्फ ट्रांसफर वर्ड यूज किया है। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट खुद के पास केस नहीं लाती है। सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, एक सिविल कोर्ट से दूसरे सिविल कोर्ट, इतना ही करती है ट्रांसफर, इधर से उधर, उधर से इधर, खुद के पास नहीं लाती। खुद के पास लाती तब हम बोलते विड्रॉल। ये पावर सुप्रीम कोर्ट कभी खुद से नहीं यूज करती है, वहां हम कह देते हैं खुद से, यहाँ पर सिर्फ एप्लीकेशन खुद से नहीं यूज होता। उसके बाद क्या क्या ट्रांसफर हो सकता है एंड देन क्या ग्राउंड है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है तो हम ऐसा लिख देते हैं एंड्स ऑफ जस्टिस। अब उसके बाद जिस भी कोर्ट को केस ट्रांसफर हुआ है वो या तो दोबारा से ट्रायल कर सकती है या फिर उसी पॉइंट से कंटिन्यू कर सकती है जिस पॉइंट से केस उसके पास आया। तो जिस कोर्ट के पास केस जाता है उसकी इच्छा है, वो चाहे तो दोबारा से चालू कर दे ट्रायल को, या फिर जिस पॉइंट से आता है वहां से कंटिन्यू। अब एक पॉइंट है जो शायद उस समय शायद कंपनसेशन पूछा गया था अलग से, या कुछ ऐसा कुछ पूछा तो गया था इनमें से कुछ, तो ध्यान रख लेना। अगर कोई भी एप्लीकेशन आती है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें कंपनसेशन लगा सकती है अप टू ₹2000। अब ध्यान देना, ये क्या है? अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि आपने जो एप्लीकेशन डाली है उसका कोई ग्राउंड नहीं था, आपने सुप्रीम कोर्ट का समय खराब करने के लिए एप्लीकेशन डाली है, जिसको हम बोलते हैं कि भैया आपकी एप्लीकेशन में कोई ग्राउंड नहीं था, आपने टाइम खराब करने के लिए, जिसको ये बोलते हैं फ्रिवलस, बैड इंटेंशन से। आपकी जो इंटेंशन थी ना वो सही नहीं थी। आपकी इंटेंशन ये नहीं थी कि आपको केस ट्रांसफर करवाना है, आपकी इंटेंशन थी आपको समय खराब करना है। कि वहां पर क्योंकि ऑब्वियस सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन गई है तो जो भी कोर्ट है वो एक बार तो रुकेगी, यार सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन चली गई, एक बार रुक जाओ, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देगी। तो आपने कोर्ट का समय खराब करने के लिए एप्लीकेशन डाली, आपका इंटेंशन कहीं से भी ये नहीं था कि आपको एप्लीकेशन से ट्रांसफर करवाना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये पूछा इसलिए जाता है, बीएनएसएस में तो मेरे को भी याद नहीं है कि कंपनसेशन कितना है, सिविल के अंदर तो कंपनसेशन है 2000, सेम ऐसा ही हम सीआरपीसी या बीएनएसएस में भी पढ़ेंगे, वहां पर कंपनसेशन है 1000। अभी आप लोगों को ये बात इसलिए नहीं फर्क पड़ रहा कि आप लोगों ने सीआरपीसी या बीएनएसएस नहीं पढ़ा तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होते, क्योंकि सेम टू सेम कॉन्सेप्ट क्रिमिनल केसेस में भी है। क्रिमिनल केसेस भी ट्रांसफर हो सकते हैं, विड्रॉ हो सकते हैं, वहां पर भी यही बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, हाई कोर्ट के पास पावर है, सेशन कोर्ट के पास पावर है, वहां भी यही बात है, बस लिखने का तरीका अलग हुआ है। वहां पर भी ये सीआरपीसी में, क्रिमिनल में है ना, सीआरपीसी में तो क्या कहते हैं क्रिमिनल केसेस के अंदर। अब जब आप सिविल और क्रिमिनल दोनों पढ़ चुके हो ना तब आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो। तो जितना मुझे याद आ रहा है शायद उन्होंने ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछा था कि भैया कितना कंपनसेशन लगाया जा सकता है अगर एप्लीकेशन डिसमिस की जा रही है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि एप्लीकेशन कितना 2000, कैसे याद रखोगे? सेक्शन कौन सा है? 25, 2 से 2000, अपने को इतना ध्यान रखना, कंफ्यूज ही नहीं होगी। कल कितना कंपनसेशन? सेक्शन है 25, 2 से 2000। ये है आपका सुप्रीम कोर्ट की पावर ऑफ ट्रांसफर। अब अपने लिख लेते हैं क्या क्या अपने को इसमें पढ़ना है कि भैया सुप्रीम कोर्ट की जो पावर ऑफ ट्रांसफर है इसमें क्या क्या ट्रांसफर हो सकता है, ग्राउंड क्या है, एप्लीकेशन पर ट्रांसफर होगा या खुद से ट्रांसफर किया जा सकता है, और यहाँ पर जो ट्रांसफर शब्द है उस ट्रांसफर शब्द का मतलब क्या है, तो कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफर हो सकता है। फिर उसके बाद एज यूजुअल कंपनसेशन लगाने की पावर, कितना कंपनसेशन लगाया जा सकता है या कितनी कोर्ट कंपनसेशन लगा सकती है अगर एप्लीकेशन को डिसमिस किया जाता है। तो ये अपने को पढ़ना है, इसका इतना अपने को पता होना चाहिए। ज्यादातर वो आपसे जो पूछता है वो मैं बता देता हूँ। एक तो वो ये अलग से पूछ सकता है कि भैया सुप्रीम कोर्ट की ये जो पावर है इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से हाई कोर्ट केस ट्रांसफर करेगी या सिविल कोर्ट से दूसरे सिविल कोर्ट में भी कर सकती है, ये ध्यान रखना। क्योंकि नॉर्मली हम ऐसा ही सोचते हैं यार सुप्रीम कोर्ट है सिर्फ एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में कर देगी, नहीं सर, हाई कोर्ट से हाई कोर्ट भी हो सकता है, एक सिविल कोर्ट एक राज्य में से दूसरे सिविल कोर्ट दूसरे राज्य, बस कंडीशन ये होनी चाहिए स्टेट बदलना चाहिए। एक हाई कोर्ट से दूसरा हाई कोर्ट स्टेट बदल गया, एक सिविल कोर्ट से दूसरा सिविल कोर्ट भी स्टेट बदलना चाहिए। ये नहीं है कि जिले के अंदर ही बदल दिया या स्टेट के अंदर ही घुमा दिया, स्टेट बदलना चाहिए। तो ये ध्यान रख लेना। एक ये पॉइंट आपसे अलग से पूछा जा सकता है, कंपनसेशन कितना लगाया जा सकता है, बाकी कुछ नहीं पूछा। कोई भी डाउट कुछ भी, ताकि अपने आगे बात करें।
हाँ हाँ, मतलब सुप्रीम कोर्ट आती तब है जब एक से दूसरी स्टेट, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट कहेगी आप हाई कोर्ट चले जाओ, क्योंकि एक स्टेट से एक स्टेट के अंदर तो हाई कोर्ट कर सकती है। तो अगर मान लो आप सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन, भाई आपको एप्लीकेशन डालने से तो कोई रोक नहीं सकता। सपोज आपने एप्लीकेशन डाल दी कि साहब केस को ट्रांसफर करिए, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी यार ये हमारा काम है, हाई कोर्ट के पास ये पावर है सेक्शन 24 में, तो आप हाई कोर्ट के पास जाइए। हम तभी इन्वॉल्व होंगे अगर स्टेट बदलना हो, तो ये होगा, तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट आपकी एप्लीकेशन को डिसमिस कर देगी। हाँ जी, कोई भी सवाल कुछ भी। हाँ जी, इसमें सीधा सा रूल है, वैसे अपने तो इसमें लिखेंगे सीधा सा रूल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट है कि भैया आपने कोर्ट का समय खराब करने के लिए, टाइम खराब करने के लिए, गलत इंटेंशन से, गलत इरादे से आपने एप्लीकेशन डाली है, एप्लीकेशन में कोई ग्राउंड नहीं था, जिसको ये लोग बोलते हैं कि एप्लीकेशन वाज वेक्सेशियस। वेक्सेशियस का हिंदी में क्या होगा, एक मिनट आप, कौन सा क्या, और फ्रिवलस का दुर्भावनापूर्ण, हाँ वही। हाँ फ्रिवलस, वेक्सेशियस एंड फ्रिवलस, इंग्लिश में तो ये टर्म यूज की जाती है। वेक्सेशियस में आ जाता है कि भैया आपकी जो एप्लीकेशन है वो तंग करने वाली है। तंग करने वाले का सीधा कंसेप्ट होता है कि यार आपके पास ग्राउंड नहीं थे, आप सिर्फ इसलिए आ रहे हो कि कोर्ट का समय खराब किया जाए। समय कैसे, आप चाहते हो कि जो मामला जहां चल रहा है वो रुक जाए। एप्लीकेशन ऐसा तो नहीं है 2 दिन में डिसाइड होगी, हम एप्लीकेशन डालेंगे, कोई 3-4 तारीखें आएंगी, 4-5 महीने हम वहां लगा देंगे। तो आपका पहले दिन से ही इंटेंशन था ही नहीं ट्रांसफर करवाने का, आप तो आए थे ताकि समय खराब, आपको खुद भी पता था, या आप ग्राउंड्स बता रहा हूँ ऐसे, कोर्ट कोर्ट कह सकती है कि आपको खुद भी पता था कि आपकी एप्लीकेशन में कोई ग्राउंड नहीं है, क्योंकि आप कोई ग्राउंड तो बताओगे, कोई ग्राउंड नहीं है। या आपको खुद भी पता था कि जो जो भी आप सिविल सूट ट्रांसफर करना चाहते हो वो हो ही नहीं सकता, तो वहां पर कोर्ट बोलती है कि यार इनको पता था पहले से कि जो ये एप्लीकेशन डाल रहे हैं, स्पेलिंग क्या होगी दुर्भावना की, देख लेना यार जो भी स्पेलिंग, ठीक है, जिसको इंग्लिश में थोड़ा सा सजा के लिख देते हैं और तो क्या, बाकी बात मोटा मोटी यही है। हाँ जी, हाँ जी। हम्म, नहीं नहीं, प्रतिदर दिया तो उसको ही जाता है जिसने आवेदन का विरोध किया है, और विरोध होता ही होता है, ऑब्वियस विरोध तो करेगा ही ना अगला। कोई भी अगर कुछ भी बोल दो, अगर मैं मान लो आपके खिलाफ कोई भी आवेदन डालूंगा, आप कुछ तो बोलोगे बोलोगे ना, आप ऐसे तो आके बोल नहीं दोगे। पर नहीं, कोर्ट सामने वाली पार्टी को तो सुनेगी ना। अगर आज मान लो मैं सुप्रीम कोर्ट जाता हूँ कि साहब मेरा केस ट्रांसफर कर दो, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी ना यार वहाँ 2 लोग हैं, एक आप और एक सामने वाली पार्टी, तो सुप्रीम कोर्ट सामने वाली पार्टी को नोटिस तो इश्यू करेगी, उसको सुनेगी, और सामने वाली पार्टी ऐसा आके तो बोलेगी नहीं कि हाँ हाँ सर कर दो, वो कहीं ना कहीं तो विरोध करेगी करेगी, कहीं ना कहीं तो करेगी। वो तो है कि भाई सामने वाली पार्टी तो विरोध करेगी करेगी, ये तो कि भाई कैसे भी बोल दे, मतलब नहीं, ये क्या कह सकते हैं, कुछ बेसिक बातें हैं कि भाई अगर एप्लीकेशन डलती है, एप्लीकेशन या कोर्ट के पास कुछ भी आता है, तो कोर्ट ऑपोजिट पार्टी को सुनेगा, और ऑपोजिट पार्टी आके ये तो बोलेगी नहीं हाँ साहब ट्रांसफर कर दो, फिर तो ये बात ही नहीं बनेगी, फिर तो कंपनी कोर्ट कहेगी जब तुम दोनों ही चाहते हो हमारा कह देते हो तो कर दी ट्रांसफर, फिर तो कोर्ट ट्रांसफर कर देगी, है ना। जी जी, कोई भी डाउट ताकि अपने लिख ले इसको। ये एप्लीकेशन में अपने ऐसा बोलते हैं कि जो एप्लीकेशन है वो एफिडेविट पर फाइल होती है। एफिडेविट ये मैं बता देता हूँ क्या है, ठीक है, आप लिख देना अगर लिखना हो, तो मैं वैसे इसमें लिखवा दूंगा कि एप्लीकेशन शैल बी फाइल्ड ऑन एफिडेविट। एफिडेविट मतलब ये होता है कि सर आप सत्यापन करते हो, सिर्फ एप्लीकेशन से काम नहीं चलेगा, आप सत्यापन करते हो कि साहब हम एप्लीकेशन में, आवेदन में जो भी लिख रहे हैं इस चीज को हम प्रमाणित करते हैं कि जो भी लिख रहे हैं सच लिख रहे हैं, अगर इसके अंदर कुछ भी गलत पाया जाता है तो हम इसके लिए लायबल है, वो एक एफिडेविट आपको देना होता है। वो तो सुप्रीम कोर्ट की बेसिक प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, लगभग हर कोर्ट की ही प्रक्रिया है कि भैया अगर आप कुछ ला रहे हो तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा।
कि जो आप बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो। कल को अगर आप झूठे पाए जाते हो तो कोर्ट आप पे कार्रवाई कर सकते हो। समावेदन इज लाइक, वो ये की बात है। आप पूरी लाइन बता दो मेरे को, पूरी लाइन बता दो हिंदी की। हाँ, समावेदन के द्वारा किया जाएगा इज मोशन एफिडेविट। इसके अंदर ऐसा बोला जाता है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डालते हो तो सिर्फ एप्लीकेशन नहीं जाएगी, आप आवेदन तो डाल ही रहे हो, जो भी फीस पे कर रहे हो उसके साथ जो भी आप आवेदन डाल रहे हो, जो भी आप आवेदन डाल रहे हो उसके साथ आप एक एफिडेविट, ये दो चीजें होनी चाहिए। और उससे पहले, हाँ जी, वही बता रहा हूँ, उससे पहले क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल कोर्ट में तो क्या होता है, आपने वकील खड़ा किया और वकील चला गया, यही होता है। नॉर्मल कोर्ट में क्या होता है, वकील खड़ा किया वकील चला गया, हाँ कोई बात नहीं लगा दूंगा एप्लीकेशन, वकील जाता है एप्लीकेशन लगाता है, आपकी सुनवाई हो जाती है, यही होता है ना। इसके अंदर होता है आपको पहले परमिशन लेनी होती है, आपको पहले जो रजिस्ट्री होती है ना उसमें बात डालनी पड़ती है कि भैया ऐसे ऐसे करके हम एक आवेदन डालना चाहते हैं, ये हमारा उस आवेदन का जो भी कागज डॉक्यूमेंट जो भी है वो आप देते हो, वो रजिस्ट्री उन कागजों को पहले लेती है। फिर आपको जो भी आपके, फिर उस हिसाब से आपको बताया जाता है कि भाई फलानी तारीख है, अभी तुरंत नहीं बताया जाता, बाद में जो भी आपको या तो ऑनलाइन पता लग जाता है, ऐसे करके अपडेट कर दिया जाए भाई इतनी तारीख को आपकी सुनवाई होगी, आप आ जाना। तो उसको हम बोलते हैं मोशन। भाई आप पहले रजिस्ट्री के थ्रू जाओ, मतलब प्रॉपर जो प्रोसीजर है ना उसको ये लोग बोलते हैं मोशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोल देते हैं समावेदन। कि भाई डायरेक्ट आवेदन नहीं होता जैसे नॉर्मल कोर्ट में होता है, वो नहीं होता, वो तो प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट की बेसिक प्रक्रिया की, ऐसा होता ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का इवन हाई कोर्ट में भी ये होता है, ऐसा नहीं है मेरे को हाई कोर्ट में केस फाइल करना है तो मैं चला गया सीधा और केस फाइल कर दिया, रजिस्ट्री के थ्रू मामला जाता है। नहीं, प्रक्रिया मोशन का मतलब ही यही होता है कि भाई आप जो है रजिस्ट्री के थ्रू जाते हैं। मोशन टर्म का मतलब ये होता है कि एक तरह से आप परमिशन लेते हैं, पहले आप पहले उनको नोटिफाई करते हैं। मोशन मीन्स पहले आप उनको नोटिफाई करते हैं कि साहब ऐसे ऐसे करके ये है, हम इस चीज के लिए एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, उसके बाद आपको परमिशन मिलती है। और तो परमिशन तो मिलती ही मिलती है, ऐसा नहीं है, बट ये है कि एक प्रोसीजर है कि आप पहले उनको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो जमा करवाते हो, एप्लीकेशन देते हो, जो भी कार्रवाई कागज पत्र है वो सब दे देते हो उनको पहले ही, फिर उसके बाद वो आपको एक तारीख दे देते हैं। अब जैसे हमारे केस में होता है, हमने मान लो आरजेएस की रिट फाइल की, ठीक है, जो आरजेएस 2025 का प्री हुआ इसकी रिट फाइल की, तो रिट फाइल की तो जी ऐसा हुआ कि जो एडवोकेट थे उन्होंने एज यूजुअल रजिस्ट्री के थ्रू फाइल कर दी, रजिस्ट्री में जाके कागज पत्र जमा करा दी कि साहब ऐसे ऐसे करके और ये हम रिट फाइल करना चाहते हैं। अब उन्होंने हमको कह दिया भाई ठीक है, आपको तारीख बता देंगे। आए, एक दिन लग गया, 2 दिन लग गया, 2 एक दिन लग गए थे, उसके बाद उन्होंने डेट डिक्लेयर की कि भाई इतनी तारीख को आपकी रिट की सुनवाई होगी, या इतनी तारीख को आपकी रिट लगी है, मतलब हियरिंग होगी। हियरिंग तो क्या होगी, मतलब प्रिलिमिनरी सुना जाएगा। चलो जी सुना, उसके अंदर भी कुछ नहीं हुआ, प्रिलिमिनरी सुना, प्रिलिमिनरी उस दिन भी शायद सुना ही नहीं गया, डेट तो रखी थी, सुना ही नहीं गया। फिर अगले दिन जो भी अगली नेक्स्ट हियरिंग रखी, फिर नेक्स्ट हियरिंग हुई, नेक्स्ट हियरिंग में जज आता है, वो जज फाइल देखता है और फिर वो जज बोलता है कि नहीं नहीं यार हम तो ये देख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि मैं खुद इस एग्जामिनेशन बॉडी से कभी कनेक्टेड ना हूं। अब जो लॉ का स्टूडेंट है वो ये बात बोल सकता है कि यार ये क्या तुम हमारे साथ बेवकूफी कर रहे हो। हम लोग रजिस्ट्री को पहले इन्फॉर्म किस लिए कर रहे हैं, ताकि रजिस्ट्री बता सके कि भैया इस चीज का मामला है, और वो मामला जाए उसी के पास जो इस मामले को ले सकता है। दैट मीन्स आप लोग रजिस्ट्री की फाइलें नहीं देखते हो पहले, आप लोग के पास फाइलें आ रही हैं, आप लोग को पता ही नहीं होता फाइलें कौन सी आ रही हैं, आप तो जब बेंच पे बैठते हो तब आप तुरंत देखते हो कि ये क्या है। तो इतना हाई कोर्ट में हो, आपके पास इतने इंपॉर्टेंट केसेस आते हैं, आप तुरंत बैठते हो तभी देखते हो। उससे पहले आप लोग बिल्कुल भी नहीं देखते, फॉलो अप करते यार आज के मामले क्या क्या है, आज के किस किस चीज के रिट आ रही है, या फिर अगर आपके कोर्ट में लिस्टिंग हो रही है आप उसमें ध्यान ही नहीं देते हो भाई किस किस केस की लिस्टिंग आ रही है। मौके पे आप बैठ रहे हो और तब आप कह रहे हो कि अरे ये तो मैं नहीं सुन सकता, फिर उस दिन भी खारिज हो गया। अब जो लॉ का स्टूडेंट है वो तो ये बोल सकता है कि यार ये तो हमारे साथ इन्होंने क्या किया है। जो आम आदमी होता है उसको समझ ही नहीं आता ये हुआ क्या, वो सोचता है कि चलो जज साहब ने तो अच्छा ही किया कि जज साहब कह रहे हैं नहीं नहीं मैं तो नहीं सुन सकता, मैं तो खुद इसमें रहा हुआ हूँ। तो जज साहब तो देखो कितने ईमानदार है, जज साहब ईमानदार नहीं, जज साहब ने पहले होमवर्क ही नहीं किया था। तो वो है, इसको हम बोलते हैं मोशन। भैया आप लोग डायरेक्ट आवेदन के थ्रू नहीं आते, आप रजिस्ट्री के थ्रू फाइल करते हैं।
ठीक है। यस, कोई भी सवाल, कुछ भी। हाँ जी, अब लिखवा दूं? अब लिखवा दूं क्या? इसमें क्वेश्चन क्वेश्चन के फ्रेम में लिखिएगा। वेदर 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 सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर हैज द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर to transfer civil suit from one district to another district. Whether Supreme Court has the power to transfer civil suit from one district to another district. Question mark. District to another district? Question mark. From one district to another district. Whether Supreme Court has the power to transfer civil suit from one district to another district. लिखवा दूं? हाँ जी, लिखवा दूं, आगे कंटिन्यू कर दूं ना? इसमें लिखिए, Section 25 of CPC provides that 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 at any stage at any stage at any stage at any stage of suit comma appeal at any stage of suit comma appeal or other proceeding suit appeal or other proceeding at any stage of suit appeal or other proceeding at any stage of suit appeal or other proceeding Supreme Court हाँ जी, Section 25 of CPC provides that at any stage of suit comma appeal comma proceeding at any stage of suit comma appeal comma proceeding बताना जब लिखवाना हो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर सच सूट अपील और प्रोसीडिंग सच सूट अपील और प्रोसीडिंग सच सूट सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर सच सूट अपील और प्रोसीडिंग फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट और फ्रॉम वन सिविल कोर्ट from one high court to another high court or from one civil court in a state from one civil court in a state from one civil court in a state to civil court in another state from one civil court in a state to civil court in another state ठीक है। अब पैरा चेंज करके लिखिएगा, सुप्रीम कोर्ट शैल एक्सरसाइज सच पावर सुप्रीम कोर्ट शैल एक्सरसाइज सच पावर नहीं में सुप्रीम कोर्ट में पाउंड नहीं ना सुप्रीम कोर्ट में एक्सरसाइज सच पावर on application made by party to the suit on application made by party to the suit on application made by party to the suit full stop on application made by party to the suit on application made by Supreme Court may exercise such power on application made by party to the suit full stop application shall be made by motion supported by affidavit या application shall be made on affidavit ऐसे भी लिख सकते हो application shall be made by motion supported by affidavit application shall be made by motion supported by affidavit या application shall be made on affidavit application shall be made on affidavit
supported by affidavit. Application shall be made by motion supported by affidavit. Full stop. फुल स्टॉप. आगे कंटिन्यू कर दूं? हाँ जी कंटिन्यू कर दूं? ठीक है, पैरा चेंज करके लिखिए. द कोर्ट टू विच सूट इज ट्रांसफर्ड. द कोर्ट टू विच द सूट इज ट्रांसफर्ड. द कोर्ट टू विच द सूट इज ट्रांसफर्ड. द कोर्ट टू विच द सूट इज ट्रांसफर्ड may the court to which the suit is transferred may either retry it may either retry भाई, may either retry it or proceed from the point from which it was transferred. The court to which the suit was transferred, or the court to which the matter was transferred may either retry it or proceed from the point from which it was transferred. जब लिख लेना तब बताता हूँ. हाँ बिल्कुल, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. द कोर्ट टू विच द मैटर इज ट्रांसफर्ड मे आइदर रिट्राई इट और प्रोसीड फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम विच इट वाज ट्रांसफर्ड. दोबारा बोल रहा हूँ. द कोर्ट टू विच द मैटर वाज ट्रांसफर्ड मे आइदर रिट्राई इट और proceed from the point from which it was transferred. May either retry it or proceed from the point from which it was transferred. अब आगे बता देना जब लिखना हो. आगे लिखवा दूं? बस पैरा चेंज करके लिख दीजिए. if the application was dismissed, if the application is dismissed on the ground that it is frivolous or vexatious. If the application is dismissed on the ground that it is frivolous or vexatious. If the application is dismissed on the ground that it is frivolous or vexatious. Application is dismissed on the ground that it is frivolous or vexatious. आगे लिखवा दूं? कोर्ट में ऑर्डर देखो, कोर्ट में ऑर्डर. हाँ जी. कोर्ट में ऑर्डर the applicant to pay compensation. Court may order the applicant to pay compensation. Court may order the applicant to pay compensation. Court may order the applicant to pay compensation for amount not exceeding rupees 2000. For amount not exceeding rupees 2000. For amount not exceeding rupees 2000. न्यूमेरिकल लिख देना 2000. कोई गलत नहीं है, सही लिख रहे हो. ऐसा मत सोचना भी पूरा ऐसे लिखना है. कोर्ट में ऑर्डर द एप्लीकेंट टू पे कंपनसेशन टू एन अमाउंट या फिर फॉर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 2000 टू पर्सन हु अपोज्ड द एप्लीकेशन. टू पर्सन हु अपोज्ड द एप्लीकेशन. टू पर्सन हु अपोज्ड द एप्लीकेशन. हु अपोज्ड द एप्लीकेशन. Who opposed the application. To person who opposed the application. To person who opposed the application. बता देना जब लिख लेना, ताकि अपने आगे बात करेंगे फिर. ठीक है, डबल एस नहीं आएगा, सिंगल एस आएगा इसमें. To person who opposed the application. बता देना जब लिख लेना. हाँ ये ना, एक बार क्या लिखा है मैंने. frivolous or vexatious के बाद. If the application is dismissed on the ground that it is frivolous or vexatious, comma, if the applicant
If the application is dismissed on the ground that it is frivolous or vexatious, comma, court may order the applicant. If the application is dismissed on the ground that it is frivolous or vexatious, court may order the applicant to pay compensation for amount. Court may order the applicant to pay compensation for amount not exceeding rupees 2,000. Court may order the applicant to pay compensation for amount not exceeding rupees 2,000 to person who opposed the application. To person who opposed the application. बताना मेरे को, लिख लिया? रिपीट करना है? अब इसमें लिख लो जो जो आपसे ना ऐसे पूछा जा सकता है। अब जैसे अब ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है बताओ? आप लोगों ने क्वेश्चन लिखा, इसका आंसर क्या बनता है? आप लोगों ने क्वेश्चन लिखा ना, अभी मैंने लिखवाया, इसका आंसर क्या बनता है? हाँ, वेदर सुप्रीम कोर्ट वाला क्या आंसर बनता है इसका? आपने आंसर आपने लिखा है कि सेक्शन 25 में क्या कर सकता है, तो आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन क्या है बताओ? क्वेश्चन क्या लिखा आपने? हाँ, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? अगर हिंदी में पूछे, मतलब एक जिले से दूसरे जिले में कर सकता है, हाँ वही सिविल सूट को एक जिले से दूसरे जिले में। हमने क्या लिखा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? आपने एक जगह लिखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट केस को ट्रांसफर कर सकता है एक हाई, तो नहीं, एक हाई कोर्ट से दूसरा हाई कोर्ट, वो वाली बात लिखी होगी, एक पैरा लिखा होगा आपने, तो क्या लिखा आपने उसमें कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? ठीक है, और क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है? अब आपको इसका आंसर तो लिखना पड़ेगा ना, सिर्फ सेक्शन 25 लिख के थोड़ी आप बच जाओगे। वो बोलेगा भैया ठीक है तुमने लिखा, पर आंसर कहाँ है? जो मैंने पूछा उसका आंसर कहाँ है? तो आपको लिखना पड़ेगा बाद में। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, मान लो 3 नंबर में आता है, तब तो चलो मैं बोलूंगा, मैं आपको 3 नंबर बताता हूँ। अगर 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे? सारा नहीं लिखना, जितना आपने सेक्शन 25 में लिखा सारा मत लिखना। सेक्शन 25 का जो मोटा मोटी पार्ट है कि भैया ऐसे ऐसे करके सुप्रीम कोर्ट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर सकती है, एप्लीकेशन पे होगा, वो कंपेंसेशन वाला पॉइंट चाहे उसमें छोड़ देना, कोई बात नहीं। कंपेंसेशन वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, जिस कोर्ट को ट्रांसफर होता है वो क्या करेगी, ये 2-3 पॉइंट चाहे छोड़ देना। मेन मेन जो बात है ना, जो पहला पैरा है, बस वो लिख देना, फिर उसके बाद आंसर लिखना। भैया देयरफॉर ऐसे लिखेंगे हम कि भाई देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट जो है केस को ट्रांसफर कर सकती है सिर्फ एक सिविल कोर्ट इन वन स्टेट टू अनदर सिविल कोर्ट इन अनदर स्टेट। सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर नहीं कर सकती है, वो सिर्फ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर सकती है। तो हमको ये लिखना पड़ेगा, देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर, या सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू ट्रांसफर सिविल सूट फ्रॉम सिविल कोर्ट इन वन स्टेट टू सिविल कोर्ट इन अनदर स्टेट। नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है ना, वो हाई कोर्ट तो बोल ही नहीं रहा ना। वो तो लगेगी पर अपने लिखेंगे नहीं, है ना, है ना, तो वो अपने लिखेंगे नहीं। अब अपने का क्या, अब राजस्थान में क्या है, थोड़ा सा पैटर्न है ऐसा, वो लोग ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब हम लोग मान लो सेक्शन 25 लिख के आ गए, हम तो बहुत खुश होंगे कि हम तो लिखा है भैया। सर आप तो लिखा है, जब वो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके हिसाब से फ्रेमिंग तो करनी पड़ेगी ना। नो डाउट पैटर्न ये होता है कि आप सेक्शन लिखोगे, पहले आपने सेक्शन लिख दिया, जो भी सेक्शन का कंटेंट था, मान लो 4 नंबर में अगर ये क्वेश्चन है तो पूरा सेक्शन लिखोगे, 6 नंबर में अगर ये क्वेश्चन है तो पूरा सेक्शन लिखोगे, और उसके बाद फाइनली आप आंसर लिखोगे। तो अब लिखना है अपने को देयरफॉर, ये जरूर लिखना है। ऑल्दो अगर आपसे डायरेक्ट पूछे ना, यहीं पर अगर उसने क्वेश्चन ये पूछा होता कि भैया सुप्रीम कोर्ट की पावर ऑफ ट्रांसफर बताओ, तो आप सिर्फ इतना ही लिखते हैं, पर क्योंकि उसने ये फ्रेमिंग की है तो हमको इसका आंसर लिखना है। देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू ट्रांसफर केस या सिविल सूट ही पूछ रहे हैं ना, क्वेश्चन में क्या पूछा है? सिविल सूट ना, है ना, सिविल सूट फ्रॉम वन स्टेट, फ्रॉम सिविल सूट फ्रॉम वन सिविल कोर्ट इन वन स्टेट
टू अनदर सिविल कोर्ट इन अनदर स्टेट, या फिर टू सिविल कोर्ट इन अनदर स्टेट। सुप्रीम कोर्ट जो है ये लिखेंगे, सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट स्टेट से स्टेट ट्रांसफर करती है। तो ये अपने लिखेंगे, अब लिखो इस चीज को, तब जाके अपना ये आंसर कंप्लीट माना जाएगा। देयरफॉर 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 सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट has the power, Supreme Court has the power, Supreme Court has the power to transfer civil suit from civil suit from civil court in one state to civil court in another state, from civil court in one state to civil court in another state, in another state. Therefore, Supreme Court has the power to transfer civil suit। और हम सिर्फ सिविल सूट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही वही है। सुप्रीम, अगर वो वहां पे सिविल सूट की जगह कुछ और लिखता तो फिर हम वो लिखते। सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू ट्रांसफर सिविल सूट फ्रॉम सिविल कोर्ट इन वन स्टेट टू सिविल कोर्ट इन अनदर स्टेट। ये आपका क्वेश्चन का आंसर बना, क्योंकि और ये आपको लास्ट में लिखना है। क्यों? क्योंकि वो आपका, ठीक है, वो आपका सेक्शन पढ़ता होगा, हाँ ठीक है बच्चे ने सेक्शन लिख दिया मोटा मोटी जो सेक्शन की बात, फिर वो उसके आपका जो भी उसने क्वेश्चन पूछा ना वो उसका आंसर ढूंढता है। जो आंसर या तो उसको आप बिल्कुल शुरू में दे दो या बिल्कुल लास्ट में दे दो, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर हमको पहले सेक्शन लिखना पड़ेगा। तो हम ऐसा नहीं लिख सकते कि भाई पहले आंसर लिख दें फिर उसके बाद सेक्शन लिख दें। तो हमने पहले सेक्शन वाली लैंग्वेज देखी, भाई सेक्शन 25 है, ऐसी बातें बताता है, उसके आधार पर हमारा भी आंसर क्या है, तो बिल्कुल लास्ट में लिखना देयरफॉर। ठीक है, कोई भी सवाल कुछ भी? अगर 3 नंबर में आए तब मत लिखना, अगर 3 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आए ना तब मत लिखना। 3 नंबर में आए तो सिर्फ सेक्शन 25 का जो अपने ने पहला पैरा लिखा है कि एप्लीकेशन पार्टी अगर एप्लीकेशन लगती है तो ये जो पहला पैरा लिखा है बस वो लिख के फिर आंसर लिखना। आपको सीधा, हाँ रूल बता देता हूं, 3 नंबर का क्वेश्चन 4.5 मिनट में खत्म करना है, 1 नंबर पे 1.5 मिनट रखने होते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन 4.5 मिनट में खत्म करना होता है, 4 नंबर का क्वेश्चन 6 मिनट में खत्म करना होता है, 6 नंबर का क्वेश्चन आपको 8 से 10 मिनट में खत्म करना होता है। अब आप लोग देख लो 3 नंबर का क्वेश्चन अगर 4.5 मिनट में खत्म करना है तो कितना लिखना है। वहां पर एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं कि आपको सेक्शन 25 में कितना आता है, उसको ये है कि भैया 3 नंबर का क्वेश्चन था, यही 6-7 लाइनें आपको लिखनी बनती हैं, आप उतनी लिखो। अब 6-7 लाइनों में ही अपना आंसर करो। अब आप लगे हो उसके अंदर पूरी की पूरी बेरक छापने, आप छाप दो, एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपको हो सकता है पूरा नंबर दे देगा, पर आपका समय ज्यादा लग जाएगा, जिसकी वजह से आप अपने अगले जो क्वेश्चन होंगे उनमें नुमात खा जाओगे। तो इसलिए 3 नंबर के क्वेश्चन को नंबर के हिसाब से, जितना नंबर का क्वेश्चन उस हिसाब से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तीन नंबर के अंदर हम लोग 6 या 7 लाइनें का आंसर रखते हैं, इतना ही बनता है। 4 नंबर के अंदर जो आपका एक साइड समवेयर अराउंड 10 से 12 लाइनें अपने बोलते हैं। 6 नंबर के अंदर आपके आगे पीछे 2 पन्ने, कितने बनते हैं? ये एक सेट पैटर्न होता है। क्वेश्चन, हाँ, वेदर सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट मैं जो एग्जैक्ट लिखवाया था वही देख लेता हूँ। वेदर सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू ट्रांसफर सिविल सूट, whether Supreme Court has the power to transfer civil suit from one district to another district, whether Supreme Court has the power to transfer civil suit from one district to another district। हाँ जी, अब लिखवा दूं? नहीं कुछ, अब इसमें ना स्टार बना के 2-3 पॉइंट लिख लेना जो आपसे, जैसे चलो मैंने तो एक क्वेश्चन बना दिया, और जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे, हो सकता है कंपेंसेशन अलग से पूछ लिया जाए, तो स्टार बना के, नहीं ऐसे नीचे लिख लो, स्टार बना के, इस जगह नहीं, स्टार बना के लिख लो कि भैया पहला स्टार बना के लिख दो डिस्क्रिशनरी पावर, ये सुप्रीम कोर्ट की इच्छा शक्ति है, सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करे ना करे इच्छा शक्ति है, बाउंड, हाँ डिस्क्रिशनरी पावर, ठीक है, ये डिस्क्रिशनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट की, अगर पूछ लिया जाए तो लिख देना ऐसे। ठीक है, फिर स्टार बना के लिख दो कंपेंसेशन वाली बात अच्छे से याद रखनी है, कंपेंसेशन वाली बात की कंपेंसेशन कितना होगा 2000। 2 तीसरा स्टार बना के लिख दो कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ भी ट्रांसफर कर सकती है,
सूट, अपील, प्रोसीडिंग। चौथा, किसी भी स्टेज पे ट्रांसफर कर सकती है। 4 पॉइंट, ये स्टेज वाला पॉइंट अच्छे से याद रखना। तो स्टार बना के लिख दिया डिस्क्रिशनरी पावर, स्टार बना के लिख दो कंपेंसेशन 2000 रुपीज, कंपेंसेशन रुपीज 2000, कंपेंसेशन रुपीज 2000। तीसरा स्टार बना के लिख दो भाई इसके अंदर सूट, अपील या कोई प्रोसीडिंग, सूट, अपील और प्रोसीडिंग ये सब ट्रांसफर हो सकता है, सूट, अपील और प्रोसीडिंग। तीसरा, चौथा लिख दो एनी स्टेज, चौथा लिख दो एनी स्टेज, एनी स्टेज भाई किसी भी स्टेज पे हो सकता है, ठीक है। वो कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है जैसे अपने ने क्वेश्चन बनाया वैसा ना बना के वो ये बोल दे कि भैया सुप्रीम कोर्ट की पावर बताइए ट्रांसफर की, क्या ये किसी भी स्टेज पे ट्रांसफर कर सकता है, या कब सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर सकती है, व्हेन। तो व्हेन का मतलब तो क्या है, स्टेज पे लिखना पड़ेगा। जी कोई भी सवाल, ताकि अब अपने आगे कंटिन्यू करें। कंटिन्यू कर दें, चलिए अब आ जाइए। एक क्वेश्चन है जो ऑब्वियस अभी तक तो प्री में ही आया है आज तक, जिसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, कि सूट कब फाइल माना जाता है, सूट कब फाइल माना जाता है, आपका सेक्शन 26 ऑर्डर 4। अब ध्यान देना, हम लोग हर जगह पढ़ते हैं, आपसे प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन इंटरव्यू तक में क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई सिविल सूट कब फाइल माना जाता है, कौन सी तारीख होगी जिस दिन सिविल सूट फाइल माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए, मान लो ऐसी कोई भी एग्जांपल देके बोल देते हैं कि आपसे पूछा जाए कि ये केस कब फाइल हुआ है, आप कैसे बताते हो, तो हम बोलते हैं साहब हम बताते हैं जिस दिन वो प्लेंट फाइल। सही बात है, अपने ऐसे ही बोलते हैं, हाँ जी ऐसे ही बोलते हैं, हाँ जी ऐसे ही बोलते हैं। अब ध्यान देना, प्लेंट फाइल नहीं, जिस दिन प्लेंट प्रेजेंट हुई इन कोर्ट। लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसे रखते हैं। अब उसके बाद आती है बातें प्लेंट के ऊपर। प्लेंट मतलब वाद पत्र। वो हमसे पूछता है भैया वाद पत्र कैसे फाइल करना होता है, वाद पत्र को लेकर क्या बेसिक बातें हैं, तो ये प्री की बातें हैं सेक्शन 26 और ऑर्डर 4 के हिसाब से। तो ये वाद पत्र कैसे, क्या वाद पत्र की एक कॉपी है, दो कॉपी, सर दो कॉपी। जो प्लेंट होगी वो डुप्लीकेट में फाइल की जाएगी, एक बात ये, ठीक है जी। उसके बाद क्या कोरे कागज के ऊपर, सफेद पन्ने के ऊपर आप प्लेंट फाइल कर सकते हो, नहीं सर, एफिडेविट साथ में लगता है। लीगल पेपर आप में से कोई बोल सकता है, पर साथ में एफिडेविट लगता है, शपथ पत्र साथ में लगता है, प्लेंट के साथ शपथ पत्र। तो अब आती है बात, कोई भी केस अगर फाइल होगा तो आप उस केस, सिविल केस अगर आपको फाइल करना है, सिविल सूट फाइल करना है, तो आपको प्लेंट फाइल करनी है। प्लेंट जो है कोर्ट के अंदर डुप्लीकेट में फाइल होती है। प्लेंट के साथ, प्लेंट में आप जितनी भी बातें लिखते हैं उसके साथ आप शपथ पत्र लगाते हो। शपथ पत्र में एज इट इज यही होता है कि भाई प्लेंट में मैंने जो भी बातें, वाद पत्र या इसमें जो भी बातें लिखी है वो सही है, जो वो ऐसे करके आप सत्यापन करते हो, इसको अपने बोलते हैं एफिडेविट। अभी तक कोई भी डाउट किसी भी तरह का? हाँ हाँ, टू फोर नहीं, दोनों ही ओरिजिनल, दोनों ही ओरिजिनल मानी जाती है, दोनों को। हाँ डुप्लीकेट, डुप्लीकेट हम आगे जाके पढ़ेंगे। ऐसा होता है कोर्ट को आप दो कॉपी देते हो, ऐसा माना जाता है कि सपोज आपने एक बंदे के खिलाफ केस फाइल, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, ऐसा माना जाता है। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि भाई सर डिफेंडेंट तो कितने भी हो सकते हैं, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ, ऐसा माना जाता है कि भैया एक ही डिफेंडेंट होगा। तो आपने दो कॉपी दी, एक कॉपी कोर्ट खुद के पास रख लेगी, और फिर सामने वाली पार्टी को बताना तो पड़ेगा ना क्या केस है। तो जो प्लेंट की कॉपी है उसको जो सम्मन इश्यू होता है उसके साथ जाता है। तो जनरली आपसे दो ही कॉपी रखाई जाती है। अगर डिफेंडेंट ज्यादा होते हैं फिर आपको बोल दिया जाता है भैया डिफेंडेंट इतने हैं, जितने डिफेंडेंट है उतनी कॉपी और। जनरली आपसे दो ही ली जाती है। हाँ मतलब दो में फाइल की जाती है, आप उसको दो कॉपीज फाइल करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमसे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भैया जो आपकी जो क्लेंट है वो और किन कंडीशंस को फुलफिल करना चाहिए। साहब ऑर्डर 6 की जो कंडीशन है, ऑर्डर 6 जो है वो प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट दोनों पे लगता है वो कंडीशन। ऑर्डर 7 की जो कंडीशन है वो फुलफिल करनी चाहिए, ठीक है साहब। अब ध्यान देना, ये है, ये बन गई क्या कंडीशंस, कि अगर आप केस में कोई भी प्लेंट फाइल करते हो तो प्लेंट की क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहली बात,
प्लेंट डुप्लीकेट में होनी चाहिए। उसके बाद प्लेंट के साथ आप एफिडेविट, जिसको हम बोलते हैं प्लेंट, ये भी बोल सकते हो आप प्लेंट एफिडेविट पे हो या फिर प्लेंट के साथ एफिडेविट हो, जैसे आपको याद करना हो वैसे कर लेना। प्लेंट ऑर्डर 6 के रूल को फॉलो करे, ऑर्डर 7 के हिसाब से सही हो, ये तो हो गई कंडीशंस। अगर आपकी ये सारी कंडीशन सही होती है तो कोर्ट आपकी प्लेंट को एडमिट कर लेती है, प्लेंट को एडमिट कर लिया जाता है। अब आती है आगे की बात। अगर आपकी प्लेंट एडमिट होती है तो फिर क्या होगा सर, एक रजिस्टर रखा होता है कोर्ट में जिसको बोला जाता है रजिस्टर ऑफ प्लेंट, उसमें आपके प्लेंट की एंट्री होती है। अब यहां से एक क्वेश्चन आया हुआ है कि जो एंट्री होती है वो किस हिसाब से होती है। जैसे मान लो आदित्य ने प्लेंट फाइल की, मैंने प्लेंट फाइल कर दी, अपने सोनू जी ने प्लेंट फाइल कर दी, ठीक है, साक्षी ने प्लेंट फाइल कर दी, और भी मान लो बोल देते हैं, ठीक है, टॉली ने प्लेंट फाइल कर दी, कितने लोगों ने प्लेंट फाइल कर दी। अब कोर्ट में तो रोज कितने केस आते हैं, सपोज ये 5 केस आए रोज, 5 प्लेंट फाइल हुई, डेट तो 5 फाइल हुई। हुआ क्या, आदित्य की प्लेंट को तो एक्सेप्ट कर लिया, क्यों भैया, तेरे वाली प्लेंट में ये कंडीशन फुलफिल हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं। यहां नहीं एडमिट हुई, नॉट एडमिट, सोनू नॉट एडमिट, जो जितने तेज बन रहे थे उनकी प्लेंट को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। प्लेंट एडमिट, प्लेंट एडमिट। अब रजिस्टर के अंदर ये नहीं है कि जैसे जैसे प्लेंट फाइल होती जाती है वैसे वैसे लिख लिया जाता है कि भैया आदित्य की प्लेंट पहले आई, आदित्य का लिख लो, गौरव की आई लिख लो, इसके नहीं। रजिस्टर के अंदर उन प्लेंट की एंट्री होती है जो एडमिट होती है। कौन सी एंट्री होगी, वो प्लेंट जो एडमिट होगी, और किस ऑर्डर में होगी, जो उनका सीक्वेंस होगा, जो पहले एडमिट हुई। सपोज डोली की प्लेंट पहले एडमिट हुई, फिर साक्षी, फिर आदित्य, तो पहले किसकी प्लेंट एडमिट हुई या पहले किसकी प्लेंट को एक्सेप्ट किया गया, डोली की, पहला नंबर होगा डोली का, फिर साक्षी का, फिर आदित्य। तो इसलिए हम एक बात, ये प्री में आया हुआ क्वेश्चन कि भाई रजिस्टर ऑफ फर्म, सॉरी रजिस्टर ऑफ फर्म क्या, रजिस्टर ऑफ प्लेंट के बारे में कहां बात की गई है साहब, ऑर्डर 4 का रूल 2। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन ये बना। दूसरा क्वेश्चन, वो जो कोर्ट के अंदर जो रजिस्टर ऑफ फर्म रखा, सॉरी रजिस्टर ऑफ प्लेंट रखा जाता है पार्टनरशिप एक्ट, रजिस्टर ऑफ प्लेंट जो रखा जाता है उसके अंदर एंट्री किस अनुसार होती है, जैसे जैसे प्लेंट फाइल होती जाती है वैसे नहीं सर, जैसे जैसे प्लेंट एडमिट होती जाती है। एंट्री एडमिट होने के ऑर्डर में लिखी जाए, जिसकी प्लेंट एडमिट हो गई उसकी फाइल, उसका प्लेंट उसकी जो है एंट्री हो जाती है। तो जिसकी एडमिट प्लेंट पहले होगी, जिसकी प्लेंट पहले एक्सेप्ट होगी, उसकी एंट्री होगी। ये पूछा हुआ है रजिस्टर के अंदर एंट्री कैसे होती है, जिसकी प्लेंट पहले फाइल हुई या जिसकी प्लेंट पहले एडमिट हुई, सर जिसकी प्लेंट एडमिट हुई उसके अनुसार चलती है। पर वहीं आपसे अगर कभी भी पूछ लिया जाए कि सूट किस दिन फाइल हुआ, वो कैसे मानोगे आप, वो डेट कौन सी होगी, सूट किस दिन फाइल हुआ वो डेट कौन सी मानी जाती है, जिस दिन, तो प्लेंट प्रेजेंट मतलब फाइल, एडमिट नहीं, फाइल। ये हम लिमिटेशन एक्ट में भी बात पढ़ेंगे कि कोर्ट का केस उसी दिन माना जाता है जिस दिन आपने प्लेंट फाइल की है। पर जो रजिस्टर है ना, उसके अंदर तारीख, उसके अंदर किस ऑर्डर में, जैसे जैसे आपकी प्लेंट एडमिट होती है। किसी का कोई भी सवाल, ताकि मैं इसको दोबारा बोल सकूं, यहाँ से प्री के क्वेश्चन आते हैं और बहुत बार बनते हैं। दोबारा बता देता हूँ ना अभी, यस बता देना जब लिखो बात करनी हो। हाँ जी, बताना। अ,
ठीक है, अब दोबारा बात करते हैं। हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, मतलब केस कब फाइल माना जाता है। तो केस फाइल कब माना जाता है, जिसका पहला क्वेश्चन है और हर बार पूछा जाता है कि केस कब फाइल माना जाएगा, जिस दिन प्लेंट फाइल होती है। सीधी सी बात है। चलिए, कहाँ बोला गया है, सेक्शन 26 में। तो आपसे एक तो ये पूछा जाता है कौन सा सेक्शन सूट फाइल होने की बात करता है, कौन सा ऑर्डर। ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर 4, सेक्शन पूछे तो सेक्शन 26। एक सवाल ये। उसके बाद किस दिन सूट फाइल माना जाता है, जिस दिन केस फाइल हुआ, जिस दिन सॉरी प्लेंट फाइल हुई, सेक्शन 26। उसके बाद प्लेंट क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी चाहिए, ये याद रखेंगे आप। प्लेंट डुप्लीकेट में हो, प्लेंट एफिडेविट के साथ फाइल हो, प्लेंट ऑर्डर 6 को फॉलो करे, प्लेंट ऑर्डर 7 हो। ये 4 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। अगर ये 4 कंडीशन है तभी आपकी प्लेंट को एक्सेप्ट किया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एडमिट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्लेंट अगर एडमिट होनी चाहिए, या ये पूछा जा सकता है कि प्लेंट के अंदर क्या क्या कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। प्लेंट डुप्लीकेट में, एफिडेविट, ऑर्डर 6, ऑर्डर 7, उसको हम बोलते हैं प्लेंट को एडमिट। अब आते हैं, एक क्वेश्चन ये, दो ये, तीसरा क्वेश्चन ये कंडीशंस। चौथा क्वेश्चन, रजिस्टर ऑफ फर्म क्या, सॉरी रजिस्टर ऑफ प्लेंट क्या है। सर रजिस्टर ऑफ प्लेंट ऑर्डर 4 के रूल 2 में बताया गया है। क्या होता है ये एक ऑब्वियस एक रजिस्टर होता है जिसके अंदर प्लेंट की एंट्री की जाती है कि कौन कौन सी प्लेंट एडमिट हुई, कौन सी प्लेंट की एडमिट हुई, फाइल हुई कि नहीं। एक रजिस्टर होता है जिसके अंदर एंट्री की जाती है कौन से प्लेंट की, कौन से वाद पत्र की, जो एक्सेप्ट किए गए, जो फाइल हुए हैं वो नहीं, जो एक्सेप्ट किए गए। और किस ऑर्डर में होते हैं, जो पहले एक्सेप्ट हुआ उसकी पहले एंट्री, जो उसके बाद हुआ उसकी बाद में एंट्री। तो रजिस्टर ऑफ प्लेंट के अंदर कौन सी प्लेंट आती है या कौन सी एंट्री होती है, वो प्लेंट जो एक्सेप्ट हुई है। तो ये ध्यान रख लेना कि रजिस्टर ऑफ प्लेंट में वो प्लेंट जो फाइल हुई है उसकी नहीं, वो प्लेंट जो एडमिट की गई है उसकी एंट्री की जाती है। और ये ईयरली, ये रजिस्टर ईयरली मेंटेन होता है। ईयरली मतलब हर साल बाद ये रजिस्टर बदल जाता है। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का, हाँ जी, कोई भी डाउट कुछ भी, क्या कह रहे हैं आप। हाँ हाँ, बाद जिस दिन इस रजिस्टर में आ जाता है ना उसी दिन माना जाता है। नहीं नहीं, उस दिन सबसे पहले एंट्री रजिस्टर में होती है, फिर ही बाद माना जाता है कि हो गया, फाइल हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया। प्रैक्टिकली अगर बात करें, हाँ जी, जिस दिन प्लेंट फाइल हुई है, देखो मैं आपको वजह बताता हूँ। अगर आप केस नंबर की बात करोगे तो केस नंबर दिए जाते हैं रजिस्टर के अनुसार। पर वो जो आपको कहा गया है ना कि जिस दिन आप प्लेंट फाइल कर देते हो उसी दिन से आपका केस माना जाएगा, वो बताया गया है। वो तारीख इसलिए रखी गई है पीरियड ऑफ लिमिटेशन के अनुसार। तो भाई आप तो कोर्ट में आ गए थे ना, कोर्ट ने आपके वाद पत्र को या प्लेंट को एक्सेप्ट करने में समय लगाया ताकि आप लिमिटेशन पीरियड के अंदर बार ना हो जाओ। सपोज आप मंडे तक केस फाइल कर सकते थे, आपने तो मंडे को प्लेंट फाइल कर दी ना, जरूरी थोड़ी है उसी दिन प्लेंट एक्सेप्ट होगी आपकी। कोर्ट कहेगी अभी रुक जाओ, हम अगले दिन सुनेंगे। मान लो आज कोर्ट कल कोर्ट सूरतगढ़ कोर्ट में मान लो मंडे को हड़ताल चल रही है, अब क्या करोगे। कानून तो कह देगा नहीं नहीं सॉरी, आपकी प्लेट एडमिट नहीं हुई, जिस दिन एडमिट होगी हम तो उसी दिन मानेंगे। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन से बचाने के लिए कि कहीं आपका केस बार ना हो जाए, तो ये प्रिविलेज दिया गया है कि भैया हम केस उस दिन फाइल मानेंगे जिस दिन आपने प्लेट फाइल कर दी, प्रेजेंट कर दी। पर अगर प्रैक्टिकली बात करें कि जो केस है, जो कोर्ट के अंदर जो आप लोग केस नंबर देखते हो या फिर केस किस दिन इंस्टीट्यूट माना जाता है, प्रैक्टिकली इसके अनुसार चलता है। पर हमको ये ध्यान रखना है, हम प्रैक्टिकल नहीं चलेंगे। किताबों के अनुसार केस किस दिन फाइल माना जाएगा, जिस दिन प्लेट फाइल हुई, प्रेजेंट हुई। बस हम ये एडमिट वाला पॉइंट सिर्फ इस रजिस्टर के लिए पढ़ रहे हैं कि रजिस्टर ऑफ प्लेंट क्या होता है। तो हम कहते हैं साहब उसके अंदर उन प्लेंट के बारे में मेंशन किया जाता है जो कोर्ट एक्सेप्ट करती है। वो रजिस्टर ईयरली मेंटेन होता है। ये जो रजिस्टर है इसके अंदर जो प्लेंट लिखी जाती है, जो एडमिट हुई हुई प्लेंट, वो जो पहले एक्सेप्ट हुई वो पहले, जो उसके बाद हुई वो, तो ऐसे करके इस ऑर्डर। ये एडमिट वाला पॉइंट सिर्फ रजिस्टर के लिए याद रखोगे आप, बाकी आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये हमारे काम का नहीं, ये प्रैक्टिकली काम का है बस। CIS नंबर इसी से जनरेट, जो केस नंबर है वो इसी से जनरेट होता है। तो केस नंबर अपने लिखते हैं ना, वो इसी से जनरेट होता है। लिखवा दूं अब,
लिख ली, हेडिंग डाल दीजिए इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। ये प्री के हिसाब से पढ़ना और थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, हेडिंग डाल दीजिएगा इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, सेक्शन 26 ऑर्डर 4। कौन सा सेक्शन है और कौन सा ऑर्डर है, ध्यान दोनों ध्यान रखेंगे। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट सेक्शन 26 एंड ऑर्डर 4, सेक्शन 26 एंड ऑर्डर 4, ठीक है। अब इसमें लिख लीजिए a suit shall be deemed to be instituted, a suit shall be deemed to be instituted, a suit shall be deemed to be instituted, a suit shall be deemed to be instituted on date of presentation of plaint, जिस दिन plaint फाइल की जाती है कोर्ट में। a suit shall be deemed to be instituted on date of presentation of plaint, जिस दिन plaint present की जाती है, ना कि जिस दिन plaint admit होती है। on date of presentation of plaint, फिर पैरा चेंज करके लिखिए plaint shall fulfill following condition, plaint shall fulfill following condition, plaint shall fulfill following condition. Number one, it shall be in duplicate, it shall be in duplicate, it shall be in duplicate, it shall be in duplicate. Number two, it shall be accompanied by affidavit, it shall be accompanied by affidavit, it shall be accompanied by affidavit, it shall be in duplicate, it shall be accompanied by affidavit. Number three, number three, it shall fulfill essentials of order 6 of CPC, it shall fulfill essentials of order 6 of CPC, या rules बोल सकते हो आप। essentials of order 6, दोबारा रिपीट कर दूंगा मैं, order 6 of CPC, दोबारा बोल रहा हूँ। the plaint shall contain, the plaint shall क्या लिखवाया था मैंने, the plaint shall fulfill, the plaint shall fulfill following conditions. Number one, plaint shall be in duplicate. Number two, plaint shall be accompanied by affidavit. Number three, plaint shall fulfill all the essentials of order 6. Number four, plaint shall comply the essentials of order 7. Plaint shall comply the essentials of order 7. कंप्लाई भाई, COMPLY, COMPLY, essentials of order 7, essentials of order 7। हाँ CPC, ये जो कंडीशंस है ये है ऑर्डर 4 रूल 1 के अंदर, अगर लिखनी हो तो लिख लेना। अब हेडिंग डाल दो रजिस्टर ऑफ सूट, रजिस्टर ऑफ सूट, लिख दिया रजिस्टर ऑफ सूट, रजिस्टर ऑफ सूट ऑर्डर 4 रूल 2, ये जरूर लिखना, पूछा जाता है रजिस्टर ऑफ सूट कहां पर बताया है, तो ऑर्डर 4 रूल 2, ये प्री का ही टॉपिक है तो यहाँ से छोटे छोटे सवाल बनेंगे ऐसे से कुछ। रजिस्टर ऑफ सूट ऑर्डर 4 रूल 2, रजिस्टर ऑफ सूट ऑर्डर 4 रूल 2, इसमें लिखिए A register shall be kept in civil court, a register shall be kept in civil court, a register shall be kept in civil court, a register shall be kept in civil court in which a register shall be kept in civil court in which entry shall be made of admitted plaint, entry shall be made of admitted plaint, जो प्लेंट एडमिट की जा रही है, एंट्री शैल बी मेड ऑफ एडमिटेड प्लेंट, फुल स्टॉप, द रजिस्टर शैल बी मेंटेन्ड ईयरली, द रजिस्टर शैल बी मेंटेन्ड ईयरली,
The register shall be maintained yearly. 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 Full stop. लिख लिया. The entries shall be made. The entries shall be made. The entries shall be made in order of admission of plaint. In order of admission of plaint. जैसे जैसे plaint admit होती जाएगी वैसे वैसे sequence में entry होती जाएगी. In order of admission of plaint. अब ध्यान देना, यहाँ से प्री का क्वेश्चन आएगा, जो है वो अंडरलाइन कर लेना. एक तो सेक्शन 26 अंडरलाइन कर लो, ऑर्डर 4. ये पूछा जा सकता है कौन सा सेक्शन इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की बात करता है, कौन सा ऑर्डर, ऑर्डर 4. उसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगला ही जो अपने ने लिखा है कि सूट कब फाइल माना जाता है, जिस दिन प्लेंट फाइल हुई है, तो ये अंडरलाइन कर लेना. सूट शैल बी डीम्ड टू, पहली सबसे पहली लाइन ऊपर सबसे पहली लाइन, a suit shall be deemed to be instituted on the date on which plaint is filed. ठीक है, a suit shall be deemed to be instituted on the date of presentation of plaint. ये पहला पॉइंट था. a suit shall be deemed to be instituted on date of presentation of plaint. मैं अभी रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, ये आप अंडरलाइन कर लेना. उसके बाद जो प्लेंट की कंडीशंस है वो पूछी जा सकती है. वो ऐसे पूछ लेता है कि प्लेंट डुप्लीकेट में होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, एक प्लेंट के साथ एफिडेविट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. तो वो इसेंशियल्स है ना जो 4, वो पढ़ लेना. उसका ऑर्डर नंबर, रूल नंबर या ये तो नहीं पूछा जाता, बट एक कंडीशन पूछी जाती है. फिर उसके बाद क्वेश्चन, रजिस्टर ऑफ सूट कौन से ऑर्डर में है या कौन से रूल नंबर में है, तो याद रखना रजिस्टर ऑफ सूट ऑर्डर 4 का रूल 2 है, ये चीज याद रखना. उसके अलावा ये पूछा जा सकता है भाई रजिस्टर ऑफ सूट के अंदर क्या किस चीज की एंट्री होती है, तो वो जो आपने लिखा ना एडमिटेड प्लेंट, वो अंडरलाइन कर लेना कि रजिस्टर ऑफ सूट के अंदर एडमिटेड प्लेंट की एंट्री होती है. तो इससे ज्यादा नहीं पूछे, इससे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन पहली बात परी का ही बनेगा, मेंस का क्वेश्चन नहीं बनता. ये ना रजिस्टर ऑफ सूट में मैंने क्या लिखा है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ. ये कर दिया बस, ठीक है. कंडीशंस है ना, ये पढ़ लेना. शैल कंप्लाई एसेंशियल्स ऑफ ऑर्डर, 4 कंडीशन हो गई. रजिस्टर ऑफ, लिखा नहीं तूने ऑर्डर 4 रूल 2, ऑर्डर 4 रूल 2 कहाँ लिखा है इसमें, नहीं यहाँ पे आपने बोला, सॉरी सर, ये इम्पोर्टेंट है. रजिस्टर, हाँ अब लिख लीजिए. रजिस्टर ऑफ सूट का मतलब, रजिस्टर ऑफ सूट में रजिस्टर शैल बी केप्ट इन सिविल कोड, a register shall be kept in civil court in which entry shall be made of admitted plaint. A register shall be kept in civil court in which entry shall be made of admitted plaint. बस इतना, ये प्री का क्वेश्चन है. यहाँ से अगर आएगा तो प्री का टॉपिक आएगा. हाँ जी, अब कोई भी सवाल कुछ भी पूछना तो पूछ लो. अब क्लास अपनी तरफ से खत्म है. ओके जी, वेलकम. आपकी जजमेंट राइटिंग की क्लास नहीं होगी आज, ठीक है, मंडे को आपकी क्लास करेंगे जजमेंट राइटिंग के. अभी हमारे यहाँ आ रहे हैं मित्र. ओके जी, वेलकम. वेलकम जी, वेलकम वेलकम. कौन सा जी? अच्छा, एकम्पेट मतलब प्लेंट के साथ लगेगी एफिडेविट, प्लेंट के साथ एफिडेविट फाइल की जाएगी साथ में. एकम्पेट मतलब साथ में. अभी कर देता हूँ. रास्ट वाला रजिस्टर ऑफ सूट वाला ना, एक मिनट रुकिए ना, पूरा ही बोल देता हूँ मैं, ठीक है, बता देना मेरे को. रजिस्टर ऑफ सूट ऑर्डर 4 रूल 2 लिख लेना. A register shall be kept in civil court. A register shall be kept in civil court in which entry shall be made of admitted plaint. A register shall be kept in civil court in which entry shall be made of admitted plaint. Register shall be maintained yearly. Register shall be maintained yearly. The entries shall be made in order of admission of plaint.
द एंट्रीज शैल बी मेड इन ऑर्डर ऑफ एडमिशन ऑफ क्लेम। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, प्री के हिसाब से टॉपिक है, तो प्री के अंदर कोई भी टॉपिक अगर प्री के हिसाब से बताया जा रहा है तो ध्यान रखना इसमें छोटी छोटी चीजें पूछी जाएंगी, तो उसको पढ़ना भी उस हिसाब से। ओके, चलिए अब क्लास खत्म है, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म है साहब। कल आपका टेस्ट है और कल आपकी बाकी क्लास की छुट्टी है। सेल्स ऑफ गुड सेट सेक्शन 1 से 30, 1 से 30। हाँ उससे पढ़ लो, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। आपके पास सेल्स ऑफ गुड सेट के एक नोट्स भेजे हुए हैं बेरेक्ट वाले, वो ऐसे लिखा हुआ है सेल्स ऑफ होगा, सेक्शन वाइज लिखे हुए हैं वो, आप वो वाले पढ़ लो बस एक बार। नहीं, एमसीक्यू, एमसीक्यू है ना, एमसीक्यू। टेस्ट वैसे तो डला ही हुआ है, सुबह 10 बजे मैं आपका दोबारा इसको अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, हाँ वैसे तो कभी भी दे सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, कभी भी दे सकते हो, क्योंकि आप लोग के जो कोर्सेज हैं उस कोर्स के अंदर आपके पास एक्सेस होता है, कभी भी दे सकते हो, है ना। ओके जी, वेलकम। मोशन पता है क्या कॉन्सेप्ट होता है, सीधा सा है। ये लोग क्या बोलते हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट में अगर आप कुछ भी फाइल कर रहे हो ना तो मोशन के थ्रू जाएगा। मोशन का मतलब ये होता है एक तरह की परमिशन। जैसे अपने संविधान में नहीं अपने बोलते कि यार अगर आप कुछ प्रस्ताव ला रहे हो तो आपको पहले उसको पास करवाना पड़ेगा। पास कैसे, मतलब संविधान में तो क्या होता है भाई, मान लो 10 लोग 15 लोगों से पास करवाना होगा। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में क्या होता है कि यार आप मोशन के थ्रू लाओगे। मोशन साहब आप पहले कहीं और जाओगे, कहाँ जाओगे, रजिस्ट्री में जाओगे। आप रजिस्ट्री में जाके अपने कागज पत्र पेश करोगे, आप जो भी आप केस फाइल कर रहे हो वो सारी फाइल आप वहां भेजोगे। उसमें आप नहीं, जैसे एप्लीकेशन जो भी है वो आप डॉक्यूमेंट सब वहां दे दोगे। रजिस्ट्री आपको जो भी टोकन वाला, जो भी रिसीविंग का टोकन है वो दे देगी। फिर रजिस्ट्री आपको बता देगी, आप लोग ऑनलाइन चेक करते रहना, प्रैक्टिकल ये आप लोग ऑनलाइन चेक करते रहना, आपकी तारीख आ जाएगी। रजिस्ट्री आप वहां पर आपकी लिस्टिंग आ जाएगी, भैया आपने जो फाइल की थी ये आपकी, जो भी फाइल का नाम, नेम जो भी नहीं, पार्टी का नाम होगा, इस वजह से ये आपकी इतनी तारीख की सुनवाई है। कोर्ट, हाँ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में होता है जी। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम रजिस्ट्री के थ्रू ही जाते हैं। रजिस्ट्री मतलब वहां पे जैसे एक ऑफिस होता है, एक सिंपल सी भाषा में बोलूं तो एक ऑफिस होता है जहां पर पहले आप फाइल लेकर आते हैं, मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट, फिर वो लोग आपकी फाइल की लिस्टिंग करवा, लिस्टिंग मतलब कितनी तारीख होगी वो बताते हैं। रजिस्ट्री के अंदर बकायदा एडीजे लेवल के ऑफिसर बैठते हैं। हाँ, हाँ जी, मोटा मोटा हाँ रजिस्ट्री सेट करती है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्री करती है जी। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर रजिस्ट्री ही करती है। रजिस्ट्री पूरा एक बड़ा सा प्रॉपर डिपार्टमेंट होता है, जो जहां पर मेन ऑफिसर तो एडीजे वगैरह होते हैं और बाकी क्लर्क क्लर्क वो तो सब उनको पूरा दिया जाता है, तामा जामा जितना। हाँ, जब जब नहीं, जब आपको सबसे पहले फाइल करना होता है तब, उसके बाद तो जो नॉर्मल प्रक्रिया है वही चल जाती है। भाई मान लो नहीं, जो जज होता है वही कह देता है कि इसकी लिस्टिंग इतनी तारीख की करवा दो, या फिर इसको फलानी दिनों बाद लिस्ट कर दो, फिर तो नॉर्मल ही चलता है। जब आपको शुरुआत में जाना होता है तो आप डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जाते हो। आप डायरेक्ट, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट चले गए और कोर्ट के अंदर फाइल कर दिया, आप कोर्ट की रजिस्ट्री में जाते हो। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्री में जाते हो, वहां पर आप अपनी जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट वॉक्यूमेंट सब कुछ पेश करते हो। फिर उसके बाद एक आपकी लिस्टिंग होती है, उसको हम बोलते हैं कि भैया आप जो भी एप्लीकेशन डाल रहे हो डायरेक्ट नहीं डलेगी, आपकी एप्लीकेशन बाय मोशन आएगी। नॉर्मली तो क्या होता है, आप कोर्ट में सीधा ले जाओ एप्लीकेशन, लोअर कोर्ट में तो वकील सीधा ले जाते कि साहब ये हमारा आवेदन है, सुनिए इसके बारे में, सीधा ही हो जाता है ना। हाँ ओनली ओनली ओनली, तो उसको ये लोग ऐसा बोल रहे हैं। ओके जी, वेलकम वेलकम।